Hello everyone. We were studying chapter 5, Changes Around Us. Now fascinating facts. Nature's wonder. You might have seen some insects emitting light in a garden or a field in late evenings. आपने देखा होगा कुछ कीड़ों को जो कि किसी खेत या गार्डन में शाम के टाइम चमकते हुए दिखाई देते हैं. These insects are called fireflies. इनको हम क्या कहते हैं? Fireflies या फिर जुगनू. एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल चेंज. और उनकी लाइट जो है वो एक केमिकल चेंज की वजह से निकलती है. दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइट उत्पन्न होना, रोशनी पैदा होना बिना किसी गर्मी के जीवित वस्तुओं के अंदर, जैसे कुछ फिश जो होती हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है. कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिनके जो रात के टाइम चमकती हैं. तो ऐसे चमक को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस. Is the presence of air enough for combustion? We learned above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion. We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catching fire. What else is needed to start combustion? तो हमने देखा कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है. और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी कागज को, जो कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसको यूं ही छोड़ दें हवा में तो वो जलेगा नहीं, चाहे हम कितनी भी देर तक छोड़ दें. तो हवा के अलावा और कौन सी चीज जरूरी है किसी चीज को जलाने के लिए? लेट अस लर्न अबाउट दिस. कॉशन, परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. अपने टीचर के सुपरविजन में ही आपको ये एक्टिविटी करनी है. होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स and bring a lighted matchstick to it. एक पेपर को पकड़ना है और उसके पास में एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जानी है. It quickly catches fire. Do we say that we need a fire to start the burning process? तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें बर्निंग प्रोसेस शुरू करने के लिए आग की जरूरत होती है? Take another piece of paper using a magnifying glass. Focus the sun rays to make the smallest and brightest spot on the paper, as shown in figure 5.7a. Hold it there for some time. अब क्या करना है? आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना और मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को आपको एक जगह पे पॉइंट आउट करना है. ठीक है, ऐसी जगह फोकस करना है कि सबसे ज्यादा तेज फोकस हो रहा हो उसके ऊपर, सबसे ज्यादा चमकदार पॉइंट बने पेपर पे, और उसको कुछ देर तक इस तरीके से होल्ड करना है. What do you observe? We observe that the paper start to emit smoke and then catches fire. हम देखते हैं कि कागज में से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलने लगता है और बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेता है. Focusing sun rays, thus we find that a substance can burn even without fire. तो हमें ये पता लगा कि बिना आग के भी कोई सी चीज जल सकती है. Focusing sun rays on the paper heats it. जब हम सन रेज को किसी पेपर पर फोकस करते हैं तो वो गर्म हो जाता है. The temperature of the paper increases with time. और वक्त के साथ साथ ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है. After some time the paper becomes so hot that it starts burning. और कुछ देर के बाद ये पेपर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये जलना शुरू कर देता है. This minimum temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो वो सबसे कम तापमान जिसके ऊपर कोई सी चीज आग पकड़ ले उसको उसका ignition temperature कहा जाता है. Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, it caught fire almost immediately. तो जो जलती हुई माचिस का टेम्परेचर है वो पेपर की इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो इसलिए वो एकदम से जलने लग जाता है जब माचिस लगाई जाती है. तो So we can conclude that the combustion process to occur there are three requirements. तीन चीजें जरूरी हैं इस प्रोसेस के लिए. A combustible substance, also called fuel, oxygen, and third is heat that allows the fuel to reach its ignition temperature. Can physical and chemical changes occur in the same process? क्या एक ही प्रोसेस के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो सकते हैं? What changes takes place when a candle is lit? Let us explore. जब कैंडल जलाई जाती है तो क्या चेंज होता है? Look at the figure 5.9. Analyze what students are discussing about the burning candle. What do you think? तो इसके अंदर एक कैंडल को जला रखा है बच्चों ने और कुछ डिस्कस कर रहे हैं. The wax melts and evaporates. एक बच्चा कहता है कि जो मोम है वो पिघलता है और हवा में उड़ जाता है. दूसरी लड़की कहती है wax melts
flows and solidifies in different shapes. जो मोम है वो पिघलता है, फिर बहता है और फिर उसके बाद जम जाता है, ठोस हो जाता है और अलग अलग शेप ले लेता है. I think the wax burns and new substance are formed. और एक बच्ची कहती है कि मुझे लगता है कि जो वैक्स है वो जलता है और नया कुछ पदार्थ बना लेता है. Maybe the wick draws up the liquid wax. Maybe. तो ये बच्चे सोच रहे हैं. ठीक है. The wax of the candle melts is carried up the wick and evaporates due to heat of the flame. तो जो मोमबत्ती की जो मोम होती है वो जब पिघलती है तो वो जो मोमबत्ती के अंदर जो बाती लगी हुई होती है वो उसको सोख लेती है और फिर जब उसको जलाया जाता है तो वो गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाती है. द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. और जो उसका वेपर है वो जलता है और उससे एक ज्वाला बनती है. द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंज. तो मोम का पिघलना, फिर इसको सॉलिडिफाई होना और इसका इवेपोरेशन होना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है. द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज. और जो वैक्स की जो वेपर बन रही है उसका जलना वो क्या है? केमिकल चेंज. दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो ये दर्शाता है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें हमें फिजिकल चेंज भी देखने को मिलते हैं और केमिकल चेंजेस भी. नोआ साइंटिस्ट, द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज long been an object of curiosity for several scientists, including Michael Faraday, who made significant contributions to several areas of science. In the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study. Through it, he discussed differences between the various physical and chemical process like melting, vaporization and combustion. तो जो माइकल फैराडे हैं उन्होंने अपना एक लेक्चर डिलीवर किया केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल और फिर उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए बताया कि इसको जब अगर हम स्टडी करेंगे कैंडल को तो हमें बहुत सारी प्रोसेस को जानने का और उसको समझने का अच्छा मौका मिलेगा. आर चेंजेस परमानेंट. क्या जो चेंज होते हैं वो हमेशा के लिए हो जाते हैं? Once something has undergone a change, can we get it back in its original form? अगर कोई सी चीज बदल गई है तो क्या हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं? Think again about all the changes that we have discussed or talked about so far. सारे जितने भी चेंजेस अब तक हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में सोचें. In which of these can we get back the object or substances in form we started with? Record your observation. जितने भी चेंजेस हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं तो उनमें से किन चीजों को वापस बनाया जा सकता है उसको हमें एक टेबल में नोट करना है. ठीक है. फर्स्ट इज मेल्टिंग आइस क्यूब्स. इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं तो यस. चॉपिंग वेजिटेबल्स, नो. सब्जी एक बार कट गई तो उनको दोबारा नहीं जोड़ सकते. बॉइलिंग वाटर, यस. मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, नो. ठीक है. पॉपकॉर्न को वापस से कॉर्न नहीं बनाया जा सकता. तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट or substance with which we started shows that the changes we have brought can be reversed. तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में लौट जाना किसी भी चीज का तो हम इसको कहते हैं कि जो चेंज है वो रिवर्स हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस. अगर बर्फ पिघल गई तो उसको दोबारा से जमाया जा सकता है. सिमिलरली, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर. और अगर पानी की ये वाष्प बन गई तो हम उसको वापस से लिक्विड बना सकते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से. However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object or substance back after the change. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम वापस लौटा नहीं सकते. For example, chopped vegetables cannot return to their original shape. Making popcorn cannot go back to its original form. Thus, changes around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be reversed. तो हम अपने आसपास के चेंजेस को ऐसे ग्रुप में बांट सकते हैं जो कि बदले जा सके वापस से या फिर नहीं बदले जा सके पहले वाली फॉर्म में. आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल. क्या जो भी चेंजेस होते हैं वो सब चाहे गए होते हैं चेंजेस, यानी अच्छे होते हैं चेंजेस. मेनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड. हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास जो देखते हैं चेंजेस के एग्जाम्पल, दूध से दही का बनना, फलों का पकना, सब्जियों का कटना और खाने का पकना.
ऑल दीज आर डिजायरेबल चेंजेस, जो ये जितने भी चेंजेस हैं ये डिजायरेबल हैं, ठीक है, ये मतलब इंसान चाहता है कि ये चेंज हो। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू, अपने आसपास क्या और नोटिस कर सकते हैं डिजायरेबल चेंज। ऑन द अदर हैंड some changes may be undesirable such as rusting of iron or the decay of food during its storage. A change that is undesirable in some situation may be desirable in other situation. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि अनचाहे होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, खाने का सड़ना। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो किसी सिचुएशन में अनडिजायरेबल होते हैं लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो डिजायरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो जहां हम अपने घर में अगर खाना सड़ जाए तो वो हमारे लिए अनडिजायरेबल होगा, लेकिन जो खाने का बचा कुचा हिस्सा उसको हम सड़ा के उसको हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए खाने का सड़ना जरूरी है। Some changes occurring over the years due to human activity can have a long-term environmental impact. For example, the increased consumption of fuels in cars, trains, aeroplanes, etc. is increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि कई सालों तक जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उनकी वजह से होते रहते हैं, जैसे कि ट्रेन में, कार में, एरोप्लेन्स में जो ईंधन जलता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है। ड्राइंग इन ऑफ पेंट्स इन ऑन वॉल्स, डोर्स, फर्नीचर एटसेट्रा रिलीजेस मेनी सब्सटेंसेस थ्रू इवेपोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। और पेंट जो होते हैं, जैसे हम घरों में पेंट करवाते हैं दरवाजों पे, फर्नीचर पे, तो जब ये सूखता है तो उसकी वजह से हवा में बहुत सारे ऐसे चीजें, ऐसे केमिकल्स घुलने लग जाते हैं जिसकी वजह से वहां की हवा जो होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो कि स्लो हैं और नेचर में मौजूद हैं। विदरिंग ऑफ रॉक्स, हैव यू सीन heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown in figure 5.10a. These are called sediments. क्या आपने देखा है कि पहाड़ों के निचले हिस्से में आप देखते होंगे मिट्टी का ढेर और बालू या छोटे कंकड़, ठीक है, जो कि पहाड़ के निचले वाले हिस्से में होते हैं, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। हाउ हैव दीज फॉर्म्ड, ये किस तरह से बने हैं। These are formed by physical changes that break up large rock into smaller pieces. ये physical changes की वजह से हुआ है जिसमें कि बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। Temperature changes due to climatic conditions, growing roots of trees and even freezing of water within cracks in the rocks can cause them to break. अब क्या कारण हो सकते हैं चट्टानों के टूटने के, तो एक तो टेम्परेचर चेंज, कभी बहुत तेज गर्मी हो रही है तो चट्टानें गर्म है, फिर अचानक से अगर बारिश हो गई तो उसमें दरार आने लग जाती है। या फिर जो पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो चट्टानों में क्रैक करने लग जाती हैं, चट्टानों को क्रैक कर देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि चट्टानों में जो बारीक दरारें होती हैं उनमें पानी भरा रहता है, जब ठंड आती है तो वो पानी जम के आइस बना लेता है और वो आइस उसको तोड़ने का काम करती है, उस पर प्रेशर डालती है चट्टानों पर, चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। Water or chemical present in water can also react with the rocks and cause chemical changes in their composition. तो पानी या फिर जो कि भी केमिकल घुला हुआ पानी में वो भी चट्टानों के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से उनमें केमिकल चेंजेस आता है और फिर उनका कंपोजिशन को इफेक्ट करता है। An example of such chemical change is shown in figure 5.10b here. An originally black colored rock called basalt, which contains iron, has chemically changed to produce a red colored layer. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की चट्टान थी, ठीक है, जिसको बेसाल्ट कहते हैं। उसके अंदर आयरन होता है और वो पानी लग लग के कई सालों में रेड कलर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से लोहे में जंग लग जाती है ना, उसी तरीके से इस चट्टान में भी वही रिएक्शन होकर यहाँ पे रेड कलर फॉर्म हो रहा है। The red color is a result of iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapor. और ये आयरन ऑक्साइड की वजह से है रेड कलर। और ये रेड कलर, ये आयरन ऑक्साइड क्यों बन रहा है, जब ये चट्टानें बहुत देर तक पानी और हवा के संपर्क में रहती हैं तो फिर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो कि रेड दिखता है।
These physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering. और इस तरीके के physical और chemical changes चट्टानों के अंदर weathering कहलाते हैं, which eventually leads to formation of soil, जो कि अंत में क्या बना लेती है, मिट्टी. ठीक है, चट्टानें टूट टूट के मिट्टी बना लेती हैं. अब है erosion. Have you noticed fine sand collecting on riverbeds or in lakes? This sand is formed when rock pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind or flowing water. This process is called erosion. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नदी के किनारे या झीलों के किनारे छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और मिट्टी इकट्ठी हुई रहती है. ठीक है, तो ये कैसे होती है, चट्टानें टूटती हैं और वो चट्टानें टूट के जो मिट्टी, पत्थर, कंकड़ बनाती है उनको बहा के पानी से और हवा से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. इसको कहते हैं इरोजन. इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज. जब कहीं जमीन का कटाव होता है, चट्टानों का कटाव होता है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, उस तरीके का इरोजन. रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर. जो नदी के किनारे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, लगातार उस पर पानी लग लग के उसके अंदर का खुरदरापन ऊपर से खत्म होता रहता है और बिल्कुल चिकने बन जाते हैं. When the speed of water or wind decrease, such as in ocean or lake, the material transported during erosion settle down at the bottom. और जब पानी की और हवा की गति कम होती है, जैसे कि बड़े महासागरों में और झीलों में, तो क्या होता है, वो मिट्टी नीचे सतह पर जमने लग जाती है. These sediments harden over time and become new rocks. और ये जो मिट्टी होती है कई सालों में, ठीक है, कई हजार सालों में वो जम जम के चट्टानें बना लेती है. Most of these changes take place over thousands of years and cannot be reversed. तो इसमें से ज्यादातर जो चेंजेस हैं वो हजारों साल लगते हैं उनको होने में और इनको बदला नहीं जा सकता. ठीक है, वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता. तो चैप्टर फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.